एक गांव में जगमोहन नाम का राजमिस्त्री अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहा करती थी। जगमोहन को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन जगमोहन गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था। तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया और बोला, क्या हाल है जगमोहन? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? फिर जगमोहन कहता है, अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। फिर मुखिया कहता है, अरे तो तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तू अपनी पत्नी को शहर ले जा, शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। तो जगमोहन कहता है, शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की फीस क्या चुका पाऊंगा? फिर मुखिया कहता है, तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। तो जगमोहन कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मुखिया कहता है, अरे सही कह रहा हूँ। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के पैसे नहीं है तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता। और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? फिर जगमोहन मिस्त्री कहता है, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और आप तो इस गांव के मुखिया हैं और मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। फिर मुखिया कहता है, अबे तुझे कौन काम पर रखेगा जगमोहन? तेरी हालत तो देख, चलते हुए तो तेरी टांगे कांपती है। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपनी पत्नी के लिए घर पर दाल बना, मकान बनाना अब तेरे बस का नहीं रहा है। 70 साल के ऊपर का तो तू वैसे ही हो गया है और फिर यह उम्र आराम करने की होती है। फिर वहीं चाय की दुकान पर बैठा एक व्यक्ति कहता है, यह गलत बात है मुखिया जी। अगर जगमोहन चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह काम नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे आप यह क्यों नहीं कह देते कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? फिर मुखिया जी कहते हैं, तुमसे कितनी बार कहा है राम, जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया कर। मुखिया की बात सुनकर राम चुप हो गया। वैसे जगमोहन, मेरे पास एक उपाय है। अगर तू उस उपाय को कर लेगा तो तू जिंदगी भर सुखी रहेगा। तेरे हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। फिर जगमोहन कहता है, तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मुखिया जी कहते हैं, जगमोहन, तेरा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तू उस जमीन को किसी को बेच दे। और तू किसी और को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू वह जमीन मेरे को ही बेच दे। फिर जगमोहन कहता है, आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? तो मुखिया कहता है, अब तेरे को बात समझ में आई? हाँ। फिर जगमोहन कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। फिर मुखिया कहता है, अबे ऐसे पुरखों की निशानी का क्या फायदा है जो वक्त पर काम ना आए? सोच ले और समझ ले। मैं तेरे मकान अच्छे दाम में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? उसके बाद जगमोहन कहता है, अरे किसी कीमत पर नहीं, और एक बार और उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आता, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड़ी हुई है। तब मुखिया कहता है, तो फिर उन यादों को बाजार में बेचा और उससे तुझे कितनी आमदनी होगी, उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहते हुए मुखिया जगमोहन का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। जगमोहन की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। फिर वहीं बैठा राम कहता है,
दिल छोटा मत करो जगमोहन काका, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। फिर जगमोहन बोलता है, उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूँ राम, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बुढ़ापे में भी इस शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वह मकान बनाकर तैयार कर सकता हूँ, जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाएं। मैं आज भी एक से एक बेहतर डिजाइन बनाकर तैयार करके दे सकता हूँ। फिर राम कहता है, विक्रम जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है, आप वहां पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार वहां जाकर विक्रम जमींदार से मिलना चाहिए। अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वह आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूँ काका। आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। फिर जगमोहन काका कहते हैं, शायद तुम सही कहते हो राम। मैं कल ही विक्रम जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ राम। सुमित्रा की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर जगमोहन अपने घर चला गया। उसकी पत्नी सुमित्रा को बहुत खांसी हो रही थी। जगमोहन तुरंत दवाई की शीशी लेकर सुमित्रा के पास पहुंच गया। फिर जगमोहन कहता है, यह लो सुमित्रा, दवाई पी लो। लगता है तुमने सुबह से दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने बोला था ना कि इस दवाई को सुबह शाम पीना है। इतना बोलकर जगमोहन ने सुमित्रा को दवाई पिला दी। दवाई पीकर सुमित्रा को आराम मिल गया। फिर जगमोहन कहता है, क्या तुमने सुबह दवाई नहीं पी थी? तो सुमित्रा ने कहा, शीशी में दवाई कम रह गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं 2 वक्त की जगह एक वक्त इस दवाई को पीऊंगी। वैसे भी दवाई तो रोज रोज की है ना। फिर जगमोहन कहता है, तुम तो जानती हो सुमित्रा, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है? सुमित्रा कहती है, आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि वैसे भी आपके ऊपर बहुत लोगों का कर्ज है। फिर जगमोहन कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सुमित्रा। मैं इन सारे कर्जों को एक ही झटके में ही चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। फिर सुमित्रा कहती है, आज सुबह भी तुम्हें 2-3 कर्जदार पूछते हुए आए थे। फिर जगमोहन कहता है, चिंता मत करो सुमित्रा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सुमित्रा बताती है कि गांव का मुखिया भी तुम्हारी गैर हाजिरी में आया था। बोल रहा था कि इस मकान को बेच दो। सुमित्रा की यह बात सुनकर जगमोहन की आंखों में आंसू बहने लगे और वह कहने लगा, सच बताऊं तो सुमित्रा, अब तो कभी कभी मेरे दिल में भी यह ख्याल आता है। फिर सुमित्रा कहती है, ऐसा भूलकर भी मत करना। अच्छी तरह से जानते हो कि इस मकान में मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है। फिर जगमोहन कहता है, तुम्हारी यही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। फिर सुमित्रा कहती है, चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत ही कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? तो जगमोहन बताता है, नहीं सुमित्रा, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन राम बता रहा था कि विक्रम जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। फिर सुमित्रा कहती है, फिर आप जाकर विक्रम जमींदार से बात क्यों नहीं कर लेते? जगमोहन कहता है, कल सुबह मैं विक्रम जमींदार के पास जाऊंगा। अगली सुबह जगमोहन तैयार होकर विक्रम जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। विक्रम के यहाँ उस वक्त 2-3 शहरी लोग आए हुए थे। जगमोहन को देखकर विक्रम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, जगमोहन, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? तो जगमोहन कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप जमींदार साहब? फिर विक्रम जमींदार कहता है, मुझे लगा तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए तो मेरे पास आया है।
लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे, वो सब कैसे चुकाएगा? फिर जगमोहन कहता है, एक बार मुझे काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। फिर विक्रम जमींदार कहता है, तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? फिर जगमोहन कहता है, उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। राम ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर एक आलीशान अपनी कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए, मैं आपकी कोठी में वो डिजाइन बनाकर दूंगा कि आप बस उसे देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने जमाने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ। जगमोहन की बात सुनकर जमींदार बहुत गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है जगमोहन, मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्ठा नहीं लगवा रहा हूँ जो मैं तुझे काम पर रख लूँ। यह जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, यह सब इंजीनियर है। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और तू क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड़क छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की? मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा। फिर जगमोहन कहता है, आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर विक्रम जमींदार कहता है, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूं, तू यहाँ से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। जगमोहन निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया। जगमोहन की बीबी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते, जगमोहन बेचारा वहां पहुंच जाता, मगर हर कोई जगमोहन को गालियां देकर वहां से भगा देता। जगमोहन परेशान अवस्था में एक दिन चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। जगमोहन ने चाय वाले से पूछा कि यह दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दिखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं। फिर चाय वाला कहता है, यह सामने जो लाल शर्ट पहना व्यक्ति बैठा है ना, इसका नाम मोहन है, और यह दो दूसरा नीले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम सोहन है। और मोहन इंजीनियर है और सोहन शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। सोहन को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में मोहन ने हामी भरी थी, पर बाद में वह अनाकारी करने लगा कि जगमोहन पूछता है, ऐसा क्यों? तो चाय वाला बताता है, क्योंकि मोहन का कहना है कि सोहन जिस तरह की बिल्डिंग की डिजाइन बनवाना चाहता है वह नामुमकिन है, वह कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में क्या, ऐसी तकनीक विदेशों में भी विकसित नहीं है। फिर जगमोहन कहता है, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि मोहन बहुत बड़ा इंजीनियर है। फिर चाय वाला कहता है, इंजीनियर है जगमोहन, कोई जादूगर नहीं। जगमोहन के दिमाग में उस समय क्या पता क्या सूझा, वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ सोहन के पास जाकर बोला, मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो, मैं वो तैयार कर सकता हूँ। जगमोहन की बात सुनते ही मोहन जो गुस्से में था वह जोर से हंसते हुए बोला, अभी पागल हो गया है क्या? यहाँ बिल्डिंग की बात चल रही है। तो जगमोहन कहता है, हाँ तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग 5 या 6 मंजिल की होती है। मोहन कहता है, अबे बूढ़े, कहाँ तक पढ़ाई की है तूने? तो जगमोहन कहता है, मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन मैं अपने जमाने का सबसे कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ और आज भी हूँ। तो मोहन कहता है, तुझे मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? यह जो बिल्डिंग के लिए डिजाइन बात करवा कर आया है, पहली बात तो उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती। दूसरी बात यह कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब तो समझता है ना? मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग
फिर जगमोहन कहता है, मैं कम लागत में इससे भी बेहतर बिल्डिंग तैयार कर सकता हूँ। सोहन जो अपने काम में बहुत निपुण था, वह जगमोहन की तरफ बहुत गौर से देखने लगा। फिर सोहन कहता है, पता नहीं मुझे क्यों तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट को कोई हाथ रखने को तैयार नहीं तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है। फिर मोहन कहता है, अबे पागल हो गया है क्या, तू भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। फिर सोहन कहता है, मार्केट में जाके मेरे बारे में पता कर ले, सब जानते हैं कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगाता। मैं मानता हूँ कि यह बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियाँ और आंखों की चमक यह बता रही है इसमें वह टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ। सोहन ने पूरी जिम्मेदारी जगमोहन को दे दी। जगमोहन मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारगिरी के बल पर बांस और बल्ली के एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड़ी कर दी। जगमोहन की कारीगिरी को देखकर सभी लोगों की आंखें हैरान से फटी की फटी रह गई। फिर सोहन कहता है, यह तो तूने कमाल कर दिया जगमोहन। इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। तभी मोहन भी कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन वाकई आपने तो यह काम करके दिखा दिया। हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान तो आपके सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत तो यहाँ नहीं, बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूँ। फिर जगमोहन कहता है, नहीं बेटा, अब मैं इस उम्र में कहाँ विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनत ताना चाहिए, ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। फिर सोहन कहता है, हमारा जो आपसे तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको ज्यादा दूंगा। तो जगमोहन कहता है, नहीं बेटा, मुझे बस उतने ही पैसे चाहिए जितने मेरे बनते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। जगमोहन की ईमानदारी देख सोहन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने जगमोहन को पैसे दे दिए और जगमोहन ने कुछ ही महीने में अपने सारे कर्जे उतार दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। जगमोहन के पास अब देखते ही देखते इतना ज्यादा काम आने लगा कि जगमोहन को कई बार लोगों को मना करना पड़ता। एक दिन अचानक सोहन जगमोहन के घर पर आ गया। फिर जगमोहन कहता है, अरे सोहन बाबू, आप यहाँ। फिर सोहन कहता है, क्यों, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? फिर जगमोहन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर सोहन बताता है, बात यह है जगमोहन कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, उस कंपनी के मालिक मिस्टर देवेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। फिर जब जगमोहन कहता है, लेकिन आपने तो कहा था कि वह लंदन में रहते हैं। सोहन कहता है, हाँ, उनकी फैमिली लंदन में ही रहती है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी तो वह देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वह खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुश नसीब हो जगमोहन, जो मिस्टर देवेंद्र तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो मिस्टर देवेंद्र करोड़ों अरबों रुपए के संपत्ति के मालिक है और अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स है और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए हैं। फिर जगमोहन कहता है, ठीक है साहब, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। फिर सोहन कहता है, मिस्टर देवेंद्र ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बुलाया है। जगमोहन और सुमित्रा दोनों तैयार होकर सोहन की गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों में सोहन शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर देवेंद्र बड़ी बेसब्री से जगमोहन और सुमित्रा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जगमोहन देवेंद्र को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर जगमोहन बोला, अच्छा देवेंद्र तुम हो मिस्टर देवेंद्र, करोड़ों अरबों के मालिक।
अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। सोहन जगमोहन की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो आप? आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हैं? यह मिस्टर देवेंद्र है, करोड़ों के मालिक। फिर जगमोहन कहता है, दुनिया के लिए मिस्टर देवेंद्र होंगे। क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा देव है। जगमोहन की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक गया। फिर देवेंद्र बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब देवेंद्र की माँ बोलती है, सही कहा तूने बेटा, क्योंकि तू तो अपने गांव का पता जानता ही नहीं था। आज कितने साल बाद तू हमें संयोग से मिला, तो भी तू हमें झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तुम हमें बगैर बताए हमारे घर के कागजात गिरवी रख आया था और पैसे लेकर भाग गया था। तेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके अपने उस पुरखों की मकान को छुड़वाया। तूने पीछे मुड़कर यह तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में है। फिर देवेंद्र कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। यह रुपया, यह पैसा मेरे किस काम का? सच तो यह है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया, दौलत, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी भी सुकून से सो नहीं पाया। मैं आप दोनों के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ, अपने गांव में रहना चाहता हूँ, देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर देवेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। देवेंद्र को रोते देख सुमित्रा का दिल पिघल गया और कहने लगी, इसे माफ कर दो जी। तो जगमोहन कहता है, नहीं सुमित्रा, इसकी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। फिर सुमित्रा कहती है, इसे इसकी किए की सजा भगवान ने दे दी। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। यह हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है। सुमित्रा की बात सुनकर जगमोहन का गला भर आया। उसने देवेंद्र को गले से लगा लिया। इस जबाती मंजर को देखकर सोहन की आंखों में भी आंसू आ गया। उस दिन से देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता को धोखा देकर बड़ा बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो देख लो माँ बाप पर क्या बीतती है, और उसकी सजा तुम्हें भी किसी न किसी रूप में भगवान दे देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।